वेलकम टू योर चैनल बायो क्लासेस। बायो क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये वीडियो क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए है। चैप्टर 7 डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, ये एक लॉन्ग चैप्टर है, इसलिए आपके इसे पूरा करने के लिए इसे 3 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसके प्रीवियसली आपने और भी चैप्टर्स के बारे में देखा होगा, वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस समय जब क्लासेस नहीं हो रही हैं, फिजिकली प्रेजेंस नहीं है बच्चे क्लासरूम्स में, इस टाइम आपको ये वीडियो क्लासेस बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। ओके, चलिए चलते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। हमें पता है कि अगर हम बात करें तो आपको कितने ऑर्गेनिजम्स के नाम पता होंगे? आपको ऑर्गेनिजम्स के नाम 50, 100, इससे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स के नाम नहीं पता होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारी अर्थ पे कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं? मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट हैं, क्या इनके बारे में एक साथ किसी भी व्यक्ति को उसकी जानकारी रख सकना क्या पॉसिबल है? हाँ, नामुमकिन है, पॉसिबल तो है ही नहीं। इसलिए हमने क्लासिफिकेशन पढ़ना है, इसलिए साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स का। या अगर आप स्कूल में देख लें कि स्कूल में आपके 1000 बच्चे मान लीजिए हैं, 1000 बच्चे या 2000 बच्चे हैं, एक एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना क्या मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? बच्चों को क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक हम बच्चों को डिवाइड करते हैं उनके मेंटल लेवल के बेसिस पे और उनके एजेस के बेसिस पे, जिससे कि उन्हें अच्छे से पढ़ाया जा सके, उनके लेवल का पढ़ाया जा सके। एक ग्रुप को हम पढ़ाते हैं, तो हमने क्या किया? बच्चों को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, बच्चों को क्लासिफाई करने से क्या फ़ायदा हुआ कि हमारी स्टडी आसान हो गई, हमारी टीचिंग आसान हो गई। इसी तरह से क्लासिफिकेशन, जैसे एनिमल्स और प्लांट्स जिनकी वाइड डाइवर्सिटी अर्थ पे है, अगर इन्हें स्टडी करना है तो इसके लिए इन्हें क्लासिफाई करना, ग्रुप्स में क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो डाइवर्सिटी आज हम देख रहे हैं वो आज के बदौलत नहीं है, इसको बनाने में बहुत सारे साल लगे हैं। लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स लगे हैं इवोल्यूशन में, जितने हम वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आज की डेट में देख रहे हैं। ठीक है, इस दौरान, इस इवोल्यूशन के दौरान क्या होता है? बहुत से क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, वाटर कंसेंट्रेशन चेंज होता है। ठीक है, बहुत से मिनरल्स का कंटेंट भी चेंज होता है। तो इसकी वजह से ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, जो फिजिकल इवोल्यूशन हो रहा है, तो इसके वजह से जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें, उनकी स्पीशीज में भी इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन इस तरह से होता है कि बहुत से जंतु, बहुत से जानवर मर जाएंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होने के बावजूद भी जिंदा रहेंगे। ठीक है, तो जो खत्म हो गए, जो वैनिश हो गए, जो अब प्रेजेंट नहीं है, आज की डेट में उनकी एक भी स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है,
उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 50 टाइम्स, मोर देन 50 टाइम्स, 50 टाइम्स से भी ज़्यादा स्पीशीज जितनी प्रेजेंट हैं उसका अगर हम 50 टाइम्स इनटू कर दें तो उतनी स्पीशीज अब तक इन करोड़ों सालों में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अगर इतनी सारी स्पीशीज हैं, बहुत सी एक्सटिंक्ट हो गई हैं, बहुत सी अभी प्रेजेंट हैं, अगर इनकी स्टडी को इजी बनाना है, इनकी स्टडी को मोर इफेक्टिव बनाना है, तो हमें उन्हें अरेंज करना होगा एक ऑर्डर में, उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारा वेरिएशन पाया जाता है। आप देखते होंगे बहुत सारा वेरिएशन है। किस बेसिस पे है बहुत सारा वेरिएशन? जैसे कि साइज के बेसिस पे। ठीक है, जैसे साइज के बेसिस पे बैक्टीरिया, क्या आप आँख से उसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक हैं। जो बहुत छोटे होते हैं, फ्यू माइक्रोमीटर्स के होते हैं। फ्यू माइक्रोमीटर्स, माइक्रो का क्या सिंबल होता है? ये म्यू। फ्यू माइक्रोमीटर साइज के होते हैं जिन्हें हम आँख से नहीं देख सकते हैं। जबकि बहुत बड़े जानवर भी हैं, जैसे वेल है, रेडवुड ट्रीज हैं, ये लगभग 30 मीटर तक की वेल होती है, 100 मीटर साइज तक के रेडवुड ट्रीज होते हैं। तो इतने बड़े ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हैं, इतना वेरिएशन है। बहुत से प्लांट्स जो हैं वो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, और बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो कि बहुत कम दिनों में ही मर जाते हैं। जैसे मॉस्किटोज हैं, उनका लाइफ टाइम 20 दिन से 1 महीना होता है। बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कोई कलर नहीं होता है, और बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ब्राइटली कलर्ड होते हैं। बहुत से कीड़े मकोड़े आपने देखे होंगे, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, बहुत सुंदर सुंदर कलर के कीड़े भी होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर के फूल भी होते हैं। तो इनका कलर में भी वेरिएशन है, साइज में वेरिएशन है, लाइफ स्पैन में वेरिएशन है। तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएशंस पाए जाते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसे कैसे लिखेंगे? द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। किस बेसिस पे ग्रुप्स में बांटा जा रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज हैं, जो उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे हमने बात की थी, अभी एग्जांपल लिया था क्लासेस का, ठीक है, स्कूल की क्लासेस का। तो सिमिलैरिटीज हमने क्या रखी थी? एज ग्रुप। तो उस एज ग्रुप के बच्चे इस क्लास में रहेंगे। इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को भी ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसी को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल, या तो उसकी प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेल हो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। वैसे सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये बेसिस हो सकता है क्लासिफिकेशन का कि सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। सेल सिंगली प्रेजेंट होती है, यूनिसेलुलर है, या फिर ढेर सारी सेल्स एक साथ प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर है। जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफिक है, मतलब वो खाना अपना खुद बनाता है, जैसे प्लांट्स, या फिर हेट्रोट्रॉफिक है, जो दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर है, जिसे हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? उसमें टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है,
सेलुलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है। उनमें स्पेशल ऑर्गन्स कौन से हैं? स्पेशल ऑर्गन्स, एक्सक्रीशन के ऑर्गन क्या हैं? किसी में कुछ प्रेजेंट होगा, किसी में किडनी है, किसी में प्रोटोनेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, नेफ्रीडियाज हैं। तो ये स्पेशल ऑर्गन्स क्या हैं? लंग से किसी में रेस्पिरेशन हो रहा है, किसी में गिल से रेस्पिरेशन हो रहा है, किसी में स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इन स्पेशल ऑर्गन्स के प्रेजेंस का भी क्लासिफिकेशन में बेसिस होता है। ओके, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन की। जो प्रेजेंट डे में कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, क्या ये इसी तरह से बने थे जब अर्थ थी? क्या ये इसी तरह से ह्यूमन बीइंग सबसे पहले आ गए, या बड़े एनिमल्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स या कैटल्स, ये सबसे पहले ये इवॉल्व हो गए? नहीं, सबसे पहले इवॉल्व हुए थे अर्लिएस्ट सिंपल फॉर्म्स। सिंपल फॉर्म्स मीन्स प्रोकैरियोट्स पहले बने होंगे, फिर ये धीमे धीमे इनमें ग्रेजुअल चेंजेस हुए, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए, तो उनको अडेप्ट करने के लिए इन ऑर्गेनिजम्स ने भी अपने अंदर चेंज किया, ठीक है, जिससे ये क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। जब ये क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं तो इनके मॉर्फोलॉजी में भी चेंज होता है, इनके स्ट्रक्चर में चेंज होता है, इनकी दिखावट में चेंज होता है, ठीक है, कैसे ये दिख रहे हैं, कैसा इनका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज है, कुछ ऑर्गन्स। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत धीमी है, जिसे करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। ये ग्रेजुअल चेंजेस किस वजह से हो रहे थे? ये ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे थे एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से। एनवायरनमेंट में जो चेंज हो रहा था, जैसे शुरू में धरती बहुत गर्म थी, उसके बाद धीमे धीमे ठंडी हुई, और उसमें और मिनरल्स का कंटेंट और कंपाउंड्स का कंटेंट अर्थ क्रस्ट में ये भी धीमे धीमे चेंज हुआ। तो ये एनवायरनमेंट में चेंज, उनमें गैसेस में चेंजेस जो हुए, उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, प्रिमिटिव किसे कहेंगे? जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे, सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें चेंज आया, ठीक है, एडेप्टेशन के लिए, जिससे वो इस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर सके। आपको पता होगा कि जो एरिया अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो लाइंस हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, ठीक है, इक्वेटर्स के दोनों ओर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, ये क्या कहलाता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स सबसे ज्यादा वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, ठीक है। इक्वेटर के दोनों तरफ जहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर सबसे ज्यादा वैरायटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, इसलिए इस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी। एक साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम जानना आपके लिए, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने ही सबसे पहले डिस्क्राइब किया इवोल्यूशन, आइडिया ऑफ इवोल्यूशन 1859 में अपनी बुक में द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इन साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सबसे पहले आइडिया ऑफ इवोल्यूशन के बारे में बताया 1859 में द ओरिजिन ऑफ
स्पीशीज नामक बुक में। बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एंशियंट बॉडी डिजाइन ही उनमें पाई जाती है, उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है ड्यूरिंग इवोल्यूशन के टाइम। इवोल्यूशन जब हुआ, क्लाइमेटिक कंडीशंस जब चेंज हुई, तो उनके बॉडी डिजाइन में, बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हुआ, वो उसी तरह से सरवाइव करते गए और सिंपल फॉर्म्स में ही, सिंपल स्ट्रक्चर्स में ही उसी तरह से सरवाइव करते गए। इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लेकिन बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी डिजाइन में चेंज किया, जो रिसेंटली हमें अभी दिखते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जब उनमें चेंज आया तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो थी ना वो बढ़ गई, बॉडी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, उतनी प्रिमिटिव टाइप की नहीं थी, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन हो गई। उनमें बहुत से ऑर्गन्स हो गए, बहुत से ऑर्गन सिस्टम्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, बहुत सी कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग हो गई उनके बॉडी की। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म। तो हम किस कैटेगरी में आएंगे, हम या पेड़ पौधे जो आसपास हम देख रहे हैं वो आएंगे एडवांस और हायर ऑर्गेनिजम्स में। बैक्टीरिया, स्मॉलर एल्गीज, ये सब किस में आएंगी, प्रिमिटिव और लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। हायरैर्की, हायरैर्की मतलब होता है कि एक हायरैर्की बनाना, मतलब एक चार्ट फॉर्म करना हायरैर्की फॉर्म में। जैसे कि अगर हम हायरैर्की बनाएं, ऑर्गेनिजम्स की हायरैर्की बनाएं, तो ऑर्गेनिजम्स की हायरैर्की में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी ऑर्गेनिजम्स की क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, ठीक। सेल, बहुत सारे सेल मिल करके बनाते हैं टिश्यू, ओके। बहुत सारे टिश्यूज मिल करके बनाते हैं ऑर्गन, क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन्स मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स मिल करके बनाते हैं एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से इसको हम एक हायरैर्की कह सकते हैं, फ्रॉम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट, या लार्जर यूनिट से हम धीमे धीमे स्मॉलर यूनिट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह की हायरैर्की बनाई जाती है क्लासिफिकेशन करते समय, ठीक है। क्यों बनाई जाती है, जैसे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें सिमिलैरिटी ज़्यादा है, उनको एक ग्रुप में बना दिया गया। अब आप स्कूल का एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्कूल की, तो एक ग्रुप क्या बनाया जाता है, प्राइमरी सेक्शन, ओके, फिर मिडिल स्कूल सेक्शन, फिर हायर सेक्शन, ओके। उसके बाद प्राइमरी सेक्शन में 1 to 5 क्लासेस आ जाएंगी। 1 to 5 क्लासेस में एक क्लास में बहुत सारे सेक्शंस आ जाएंगे, एक सेक्शन में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई इसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट हुई, अगर एक स्कूल की बात करें तो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट स्मॉलेस्ट यूनिट है, और हाईएस्ट यूनिट क्या हुई, पूरा स्कूल, ठीक है। दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टीचिंग स्टाफ में डिवाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट्स में, या फिर एक नॉन टीचिंग स्टाफ भी आप ले सकते हैं। इस तरह से अब उनमें फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, टीचर्स को भी आप प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर क्लासेस, बच्चों को भी प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हायर क्लासेस, फिर डिफरेंट सेक्शंस। तो इस तरह से ये एक हायरैर्की फॉर्म हो गई। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स में बहुत से ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो सिमिलैरिटी ज़्यादा शो करेंगे, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जिनमें थोड़ी सिमिलैरिटी होगी और कुछ डिसिमिलैरिटी होगी, ठीक है। तो उनको एक अपर क्लास में रख दिया गया। इस तरह से
इस बेसिस पे कि किस टाइप की सिमिलैरिटीज उसमें हैं तो इसकी हायरार्की बनाई जाती है क्लासिफिकेशन में। ओके, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये प्रपोज किया था रॉबर्ट विटेकर इन 1959। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। रॉबर्ट विटेकर ने 1959 में क्लासिफाई किया सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में। कौन कौन से किंगडम्स? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब ये क्या है? एक एक किंगडम है। अब इस एक किंगडम को फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। किंगडम को डिवाइड किया गया फाइलम में। ठीक है, सॉरी, फाइलम जो है वो हम बात, फाइलम यहाँ पे एनिमल्स लिख लीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा प्लांट्स। ये हो गया प्लांट्स और ये हो जाएगा एनिमल्स। किंगडम फर्दर डिवाइडेड होते हैं फाइलम में। अगर एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो किंगडम फर्दर डिवाइड होता है फाइलम में, और प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं तो किंगडम फर्दर डिवाइड होता है डिवीजन में। फाइलम से छोटा यूनिट क्या है? क्लास। क्लास डिवाइडेड होते हैं ऑर्डर्स में, डिफरेंट। एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज होंगी, एक फैमिली में बहुत सारे जिनस होंगे और एक जिनस में ढेर सारी स्पीशीज होंगी। ये स्पीशीज जो होती है एक ऑर्गेनिज्म, अगर हम कह रहे हैं बकरी, ठीक है, तो बकरी एक स्पीशीज है। तो या कह रहे हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग क्या है? एक स्पीशीज है। तो ये स्पीशीज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। अब ह्यूमन बीइंग, सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनको फर्दर आप क्लासिफाई बायोलॉजिकली नहीं कर सकते। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है क्योंकि सारे ह्यूमन बीइंग्स में एक टाइप के फीचर्स हैं। ठीक है, एक टाइप के फीचर्स, इन जनरल फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम कैसा है, उनके सेल कैसे हैं, या जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो किस तरह से हो रहा है, तो ये सारे स्पीशीज में एक जैसा होगा। उनके बीच में ब्रीडिंग हो सकती है, मतलब रिप्रोडक्शन करने में ये कैपेबल हैं और फर्दर ये ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप करते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर हम देखें क्लासिफिकेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए आपसे तो वो क्या होती है? स्पीशीज। और लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है? किंगडम। ओके, अब हम एक एक करके एक एक किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। पहले ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है ये देख लेते हैं। पहले ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। जो सेल्स प्रोकैरियोटिक थी उनको रखा गया किंगडम मोनेरा में, और यूकैरियोट्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, जिनकी बॉडी एक सेल से बनी थी यूनिसेलुलर, जिनकी बॉडी ढेर सारे सेल से बनी थी मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को किंगडम में रखा गया प्रोटिस्टा में। मल्टीसेलुलर को फर्दर डिवाइड किया गया, जिनकी सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट थे और जिनकी सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं थे। जिनके सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट थे उनको फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं और दूसरा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, हेट्रोट्रॉफिक होंगे। इनको रखा गया किंगडम फंजाई में, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, उनको रखा गया प्लांटी में। जिनकी सेल में सेल वॉल एब्सेंट थी उनको रखा गया एनीमेलिया में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा किंगडम से। मोनेरा किंगडम जो होती हैं, अभी बताया आपको, ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनमें जो कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, प्रो मीन्स
पुराना, पुराने टाइप का कैरियन। प्राचीन, प्रो का हिंदी मीनिंग देखें तो हम कहेंगे प्राचीन या प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है। प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस मतलब कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न पाई जाती हो, न्यूक्लियोलस न पाया जाता हो, वो आते हैं मोनेरा में। ये ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलर होते हैं, सिंगल सेल्स के बने होते हैं। इनमें कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। इनमें सेल वॉल कभी कभी पाई भी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर नहीं पाई जाती है। बैक्टीरिया जो इसमें के होते हैं ना, इसमें पाई जाती है सेल वॉल। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका दोनों तरह का हो सकता है। ये ऑटोट्रॉफिक, खुद भी खाना बना सकते हैं, या फिर हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? बैक्टीरिया, जितने तरह के बैक्टीरिया हैं ये क्या किस में आते हैं? मोनेरा में। इनमें सेल वॉल पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गीज, ब्लू ग्रीन एल्गीज जैसे एनाबेना, नॉस्टॉक, ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गीज, साइनोबैक्टीरिया। इन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गीज को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गीज और साइनोबैक्टीरिया ये एक ही है। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये सिंपल स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड में या अर्थ पे सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो है, सबसे छोटी सेल जो है वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो लार्जेस्ट सेल है, और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। और हम लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जब भी बात करते हैं किसी चीज़ की, तो हम लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों की बात करते हैं। तो लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो क्या है? सॉरी, जो लॉन्गेस्ट सेल है वो क्या है? वो है नर्व। नर्व सेल बहुत लंबी, जो हमारे पैरों की नर्व सेल होती है ना, जो हमारे पंजों तक जाती हैं, वहां से लेकर ये स्पाइनल कॉर्ड तक प्रेजेंट होती हैं। ये लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। तो लॉन्गेस्ट जो है वो नर्व सेल है, और जो स्मॉलेस्ट जो लार्जेस्ट है वो ऑस्ट्रिच है, और स्मॉलेस्ट सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जिसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इन सेल में सेल वॉल पाई जाती है। ये एग्जांपल्स हैं मोनेरा। आगे चलते हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनिसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इनमें तैरने के लिए इनके सेल के चारों ओर या तो सीलिया प्रेजेंट होती है, इस तरह से सीलिया चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, या फिर इनकी बॉडी पर फ्लैजिला, फ्लैजिला पूरी बॉडी पर नहीं होते, फ्लैजिला एक विप लाइक स्ट्रक्चर है जो एक या दो किसी सेल में प्रेजेंट होती है या ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है फॉर द मूवमेंट। तो ये मूवमेंट के लिए इनमें सीलिया प्रेजेंट होती है या फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। इनमें भी न्यूट्रिशन किस मोड का होता है? या तो ऑटोट्रॉफिक या फिर हेट्रोट्रॉफिक, दोनों का मतलब आपको पता होगा। एग्जाम्पल्स क्या है? एल्गी, ग्रीन, जैसे जब पॉन्ड आप देखते होगे ना, जैसे ठहरा हुआ जब पानी रहता है, जब पॉन्ड रहता है, वहां पे बहुत सारे ऊपर वेलवेट का एल्गीज हो जाते हैं ना, पानी भी हरा हो जाता है, तो वो क्या है? एल्गी है। डाइटम्स, डाइटम्स जनरली ये सी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, सी वाटर के क्रस्ट रीजन में जनरली पाए जाते हैं, जो नीचे जो उसका बेस रीजन होता है ना, सी का जो बेस रीजन होता है, यहाँ पे ये डाइटम्स पाए जाते हैं। और इनकी जो सेल वॉल होती है ये बहुत सख्त, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है सेल वॉल इनकी। तो ये और सख्त क्यों होती है? क्योंकि इसमें पाया जाता है सिलिका। सिलिका ये इनमें पाया जाता है इनकी सेल वॉल में, जिसकी वजह से, क्योंकि सेल वॉल आपको पता है कि ये नॉन लिविंग पार्ट होता है, तो जब ये मर जाते हैं ना डाइटम्स, तो इनकी सेल वॉल जो है वो इकट्ठी होती जाती है, जब पर बेस पे, ओशंस के बेस पे
इकट्ठी होती जाती है और ये पूरा एक रॉक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम डायटमेशियस अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। फिर प्रोटोजोअल स्पेस में आते हैं, जैसे कि अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है। पैरामीशियम है, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है। यूग्लिना है, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रोटोजोअन्स के। तो ये सब आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई यूकैरियोटिक है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट, ये है ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। और फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल नहीं है तो ये खाना खुद तो बनाएंगे नहीं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे खाने के लिए। तो इसलिए इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक है। ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये यूज करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आपने प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा, जब ये मर जाते हैं तो ये धीमे धीमे सॉइल में डिसॉल्व हो जाते हैं। किसकी वजह से डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से बैक्टीरियाज और ईस्ट जो कि सैप्रोफिटिक इन नेचर हैं वो ग्रो करते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब हम मान लेते हैं, मान लिया कोई पेड़ है ना, ये पेड़ है और ये खत्म हो गया, गिर गया, रूट कट गई। अब जो बहुत सख्त पेड़ होगा, अगर बहुत जिसमें वुडी रीजन ज़्यादा होगा, वो जल्दी खराब नहीं होता है, लेकिन जो हरा पेड़ है वो जल्दी डिसॉल्व होगा क्योंकि उसमें लिविंग मैटर है। तो अगर इस पेड़ कट गया या एनिमल्स हैं तो इस पे क्या आ जाएंगे, ये अटैक करेंगे, ये फंजाई अटैक करेंगे। जब फंजाइज अटैक करते हैं तो ये फंजाई का जो रूट एक्चुअल रूट तो इसमें नहीं होती है, रूट की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ये एंजाइम जब सिक्रीट करते हैं ना, तो जिस एरिया पे ये ग्रो कर रहे हैं उस एरिया को डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व करके अब ये डिसॉल्व न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स से और उनकी बॉडी में चला जाएगा। तो धीमे धीमे ऐसे करने पर बहुत से फंजाइज जब ग्रो हुए तो ये पूरा जो एनिमल या डेड प्लांट है ये डिसॉल्व हो जाएगा, जो यूज हो जाएगा फंजाई के न्यूट्रिशन के लिए, और बाकी जो यूज नहीं होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के और ये सॉइल में मिक्स हो गए। इसी को क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिजम्स इस तरह का न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स। बहुत से फंजाई जो होते हैं वो एल्गी के साथ रहते हैं। एल्गी के साथ कैसे रहते हैं, जैसे ये लाइकन है, तो ये लाइकन में दोनों ऑर्गेनिज्म है, फंजाई भी है और एल्गी भी है। इसमें फंजाई जो होता है ना, ये क्या करता है, एल्गी को रहने की जगह देता है कि आओ इसमें रहो, इसमें रहने की जगह देता है। और एल्गी क्या देता है लाइकन्स को, एल्गी देता है लाइकन्स को खाना, क्योंकि एल्गी क्या होते हैं, ये ग्रीन होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और फंजाई क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो एल्गी ने दिया खाना फंजाई को और फंजाई ने दी जगह एल्गी को। इस एसोसिएशनशिप को हम कहते हैं लाइकेन। जैसे पेड़ों की छालों पे आपने देखा होगा बहुत बार कि ग्रीन ग्रीन काई की तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है ना, पेड़ के जो छाल होते हैं उस पे ग्रीन ग्रीन धब्बे मतलब काई जैसी जम जाती, वही होती है लाइकेन्स। ये लाइकेन्स जो होते हैं ना, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर भी इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये लाइकेन्स ग्रो नहीं करती हैं। जब पॉल्यूशन नहीं होता है या कम होता है तो ही लाइकेन्स ग्रो कर सकती हैं उस एरियाज में, तो इसलिए इसको पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। ओके, एग्जाम्पल्स क्या हैं, ईस्ट, ईस्ट का यूज पता होगा आपको,
इस ब्रेड मेकिंग, ब्रूइंग इंडस्ट्री, बेकिंग इंडस्ट्री इसमें यूज़ होती है। ये यूनिसेलर है। इसके अलावा एस्परजिलस, ये एस्परजिलस है। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलिन। अगैरिकस, एगैरिकस है जो मशरूम है, ये एगैरिकस है। लाइकेंस के बारे में बात अभी हमने की। तो ये हो गया किंगडम। नेक्स्ट किंगडम इज प्लांटी, जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इसको फर्दर क्लासिफिकेशन भी आपकी बुक में है। इसको फर्दर हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जनरली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और इनमें सेल वॉल पाई जाती है। इनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। सारे प्लांट्स प्लांटी किंगडम में होते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग एक रॉन्ग है, यहाँ पर PLANTAE होगा। इनको डिवाइड किया गया है फर्दर ग्रुप्स में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट एनिमेलिया। थर्ड वीडियो हमारा बनेगा एनिमेलिया किंगडम पे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये मल्टी सेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होती है एनिमल्स में, जिसकी वजह से खाना खुद का नहीं बना सकते हैं। इनके सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इनको 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थस, नेमेटोडा, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो इन सब के बारे में आपको थर्ड लेक्चर आपको देखना पड़ेगा और प्लांटी के लिए मुझे सेकेंड लेक्चर बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये चैप्टर आपका तब जा कर के फिनिश होगा। लंबा चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अभी मैंने बता ही दिया आपको कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा किस पे? प्लांटी किंगडम पे। ठीक है, इस वीडियो का आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझसे पूछिए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरे चैनल को देखने के लिए। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इस टीचिंग को तो ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को बताइए। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस टाइप के वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, बाय बाय।